राठौर सर, नमस्कार। हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैन वी सी ईच अदर? I can see you now. You're looking very crystal clear. Fantastic. Dashing. Sir, so I'm going to get back to what we were talking so that जितने लोग थे वो वापस एक्सपीरियंस कर सके थोड़े क्षण जो नहीं देख पाए हैं। तो सर, पहले तो आपकी जो लवली स्टोरीज है आर्मी से, जहां पर अंदर के सूत्रों ने मुझे बोला है कि कभी कभार आपको रहने का जगह नहीं था, खाने का जगह नहीं था, वो सिचुएशंस को आपने कैसे टैकल की, उसको कैसे रिलेट करते हैं? सिद्धार्थ, द यूथ, आज का जो यूथ है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है उनमें। मैं जब उनको देखता हूं, उनसे मिलता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या कहीं कॉलेजेस में, दे हैव ट्रिमेंडस एनर्जी एंड दे हैव जो भविष्य के लिए जो उनकी एक इच्छा शक्ति है वो बहुत जबरदस्त है। अब उसी के अंदर थोड़ा सा अनुशासन डाल दें, थोड़ा सा अनुशासन उसके अंदर मिला दें। दूसरा, एक अवेयरनेस, राइट? एक होता है कि ये सब कुछ है, एवरीथिंग इज फॉर ग्रांटेड, बिजली आ रही है, वाईफाई आ रहा है, एवरीथिंग इज फॉर ग्रांटेड। तो उसमें थोड़ा सा भी अगर हिल जाता है ना, निकल जाता है, तो लगता है अरे यार, ये तो अब बिजली नहीं होती थी, वहां पे लालटेन होती थी, और कभी कभार अगर बिजली आ जाती थी तो दिवाली बन जाती थी। अच्छा, बॉर्डर के ऊपर बंकर में रहते थे तो 7-7 दिन तक नहाने को नहीं मिलता था। फिर कभी होता था साहब, एक बाल्टी गर्म पानी हो गया है, अगर आप नहाना चाहो तो लगता था वाह गर्म पानी। तो लग्जरी हो जाती थी। सो दीज आर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस लाइफ के अंदर। सो व्हेन वी डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो लाइफ बिकम्स वेरी हैप्पी। ऑल दैट वी रिक्वायर इज कि थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए, थोड़ा सा कॉन्शियस लिविंग हो जाए। सो इट कैन बी रियली वंडरफुल। सर, मेरा एक और सवाल है। सर, जब माहौल चाहे जैसे भी हो, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा होता है सर, वी ऑल नो इट। गुड टाइम्स हो, खराब मोमेंट्स हो। मैंने आपको जितनी बार टेलीविजन में देखा है, आपके बारे में सुना है, आपको देखा है, और ये मैं तहे दिल से कहता हूं राठौर साहब, आप अपनी पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करते हैं? क्या कभी कभार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पॉजिटिविटी चले जाती है और फिर आप बोलते हैं अरे मैं अपने आप को कैसे वापस रिकूपरेट करूं, वापस अपने आप को पॉजिटिव करूं? सिद्धार्थ, सही बात बताऊं, अगर जिंदगी में जूते खाएंगे तो अपने आप जब दिक्कत आती है ना, तो अपने आप को संभाल के खड़े करने की हिम्मत आ जाती है। कोई दूसरा नहीं आएगा कभी हाथ पकड़ने के लिए। कभी कभार कोई दोस्त होगा, थोड़ी सी मदद कोई कर देगा, लेकिन असली जो रिसोर्स है, असली जो ताकत है, वो यहीं पर ही है। अगर आपको कोई उठाएगा तो आप खुद ही उठाओगे। अगर सिद्धार्थ को कोई आगे बढ़ाएगा तो सिद्धार्थ के अलावा और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो यू हैव टू बिकम योर ओन बेस्ट रिसोर्स। तो पॉजिटिविटी तो झक मार के लानी ही पड़ती है, नहीं तो नीचे ही नीचे जाते रहोगे। अच्छा, यू कैंट स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल। अच्छा, मेरा तो मोरल डाउन हो रखा है, मेरे साथ तो ये भी बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो वो भी बुरा हो रहा है। अच्छा, अब उसने भी बुरा कर दिया, अच्छा इसने भी बुरा कर दिया, तो ऐसे तो नीचे ही जाते जाओगे। कोई दूसरा आएगा आपका हाथ पकड़ने के लिए, हमेशा इंतजार करते रहेंगे कोई मेरे आगे सर पर हाथ फेरे, कोई मेरे पीठ थपथपाए कि कम ऑन यार, वेक अप। ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है। सो यू हैव टू लुक फॉर दैट बिगेस्ट रिसोर्स विच इज यू योरसेल्फ। तो पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, बिकॉज देयर इज नो वे आउट। इधर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जब शूटिंग करते थे ओलंपिक के अंदर भी, तो सिचुएशन घबराहट होती थी, डर लग रहा था कि अभी इतना बड़ा कंपटीशन है। कितने भी आप कंपटीशन जीत लो, शुरुआत तो आपको स्टार्ट लाइन से करनी पड़ती है। जीरो से सबका स्कोर जीरो होता है, चाहे आप हुसैन बोल्ट हो या नहीं, आपको स्टार्टिंग लाइन के ऊपर खड़ा होना ही पड़ेगा। तो हुसैन बोल्ट को भी डर लगता है, हर ओलंपिक खिलाड़ी को डर लगता है, लेकिन उस समय अपनी ट्रेनिंग याद करके, अपनी पूरी जो प्रोसेस है उसको याद करके कि करना है, मैं यही करना चाहता हूँ, और कट आउट ऑल द रेस्ट ऑफ द थॉट्स। तो ऐसे करके पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, स्पोर्ट्स से याद आया, क्योंकि आप शूटर रहे हैं, बहुत सारे मोमेंट्स रहे होंगे, जैसे आप अभी जा रहे हैं अपने कंपटीशन के लिए, ओलंपिक्स के लिए, और कभी कभार नर्वसनेस आ गई, राइट? कभी कभार शायद आपके हाथ कांपने लगे, अरे यार मेडल जीतना है कंट्री के लिए, ये करना है, वो करना है। तो आप अपने आप को वो ठहराव कैसे लाते हो? बहुत से लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं।
मैं आपको बताऊं, बिना प्रेशर के कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। एवरेज परफॉर्मेंस बिना प्रेशर के हो जाएगी, बट जब प्रेशर होता है ना, तभी काम होता है। असली अचीवमेंट तभी आता है जब कुकर के अंदर खाना भी, दाल भी पकती है, तो जब प्रेशर होता है तभी पकती है। उसमें जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो थोड़ी सी सीटी से उसको धुआं, उसके स्टीम बाहर निकालनी पड़ती है, फिर वापस से उसकी अंदर प्रेशर पैदा होना चाहिए तब। सो प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश, और जिस देश के लिए सब ये कहते थे कि इस देश में तो कोई अनुशासन ही नहीं है, इस देश में तो कोई सिस्टम ही नहीं काम करता। अरे अमेरिका बहुत डेवलप्ड नेशन है, यूरोप बहुत डेवलप्ड नेशन है, ये हिंदुस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं चलता। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर होगा या नहीं होगा जब ये कोरोना वायरस आया? क्या नहीं, सोचने की बात है या नहीं? हाँ, अच्छा मुझे बता, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि आर्मी को आदेश देना कि बहुत हो गया, जाओ और ठोक के आओ, प्रेशर होगा या नहीं होगा? प्रेशर, उस प्रेशर से ही परफॉर्मेंस आती है। और वही परफॉर्मेंस आज एक तरह से एक अनुशासन भी लेकर आ गया पूरे देश के अंदर। आज पूरे देश एक टीम की तरह काम भी कर रहा है। मतलब किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने सबको एक धागे में पिरो दिया, हम सबको एक टीम बना दिया कि हम अपनी थालियां बजाकर हम बधाई भी दे रहे हैं लोगों को, हम दिए जलाकर, पटाखे भी जलाकर हम दिवाली भी मना रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका आ गया जब हम एक साथ हो गए। तो प्रेशर वर्क्स, लेकिन प्रेशर को कंट्रोल करना वो आता है when you have been in similar situations, चाहे छोटी सिचुएशन हो, and practiced it या visualized it. You can also visualize. मैं कई बार खिलाड़ियों को बोलता हूँ, और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैं जब कश्मीर में था तब भी जब ऑपरेशंस के लिए जाते थे तो दिमाग में ये पहले से चल रहा होता था कि अगर टेररिस्ट वहां से आया तो क्या करूंगा, अगर टेररिस्ट वहां से आए तो क्या करूंगा, अगर टेररिस्ट ने बॉम्ब लगाया हुआ है तो मैं क्या करूंगा। तो सिचुएशन होने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा होगा तो मैं तो यू आर रेडी, तो यू आर नॉट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। यू नो सर, हम लोग हमेशा बहुत बार हम लोग सब अपनी जीत के बारे में बात करते हैं, जीत के बारे में, ठीक है, और हम लोग जीत के बारे में बात करते हैं, हम लोग ने ये जीता। आप मुझे बताइए, स्पोर्ट्स में हो या कोई और क्षेत्रों में हो जहां आप हारे थे और फिर वो हार को आपने जीत में कन्वर्ट किया और वो हार आपके लिए अच्छा था, वो कौन सा था? मैं बताऊं, कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता, चैंपियन नहीं बन सकता अगर वो हारा ना हो। ये हुई ना बात। मतलब वो बार बार जो हारता है और हारने के बाद वापस खड़ा होकर आता है, उसके अंदर काबिलियत है आगे जीतने की। जो एक बार जो धूल चाट लेता है और वापस चला जाता है ना घर कि मेरा तो बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया तो वो कभी चैंपियन नहीं बन सकता। तो अगर एकमात्र मैं क्वालिटी बोलूं चैंपियन बनने की, तो वो है कि कितनी भी मुश्किल आ जाए हार नहीं माननी, और हार से जो सीख हासिल होती है वो जीत से कभी नहीं होती। मतलब जीतने के बाद तो एक यूफोरिया सा होता है कि अरे मैं तो जीत गया, ये सब बधाई दे रहे हैं, चारों तरफ फोन कॉल आ रहे हैं, एंड यू सडनली फील अब तो सच्ची में चैंपियन बन गया मैं, एक आध कोई कंपटीशन जीत के। लेकिन जब हारते हैं तब पता चलता है यार इतनी मैंने ट्रेनिंग करी, मेरे तो हाथ फिर भी कांप रहे थे वहां पर, मेरे तो पांव ऐसे ऐसे हिल रहे थे वहां पर, टारगेट तो वही था जो हर रोज ट्रेनिंग में आता है, तो आज टारगेट में क्या फर्क था, है? सो ये जो सिचुएशन होती है ना, इसमें से जब आप निकलते हो तो वैसा ही हो जाता है जैसे लोहे को बार बार आग में डालते हो, फिर पीट पीट के उसको तलवार बनाते हो, वही वाली बात हो जाती है। सर तो मैं तो सिद्धार्थ सबसे बड़ा फेलियर हूं मैं। मैंने जितने कंपटीशन हारे हैं वो कोई याद ही नहीं करता। लोग तो सिर्फ जो जीते हुए कंपटीशन है उनको याद करते हैं, लेकिन मेरे को अपनी हार बहुत याद रहती है। स्कूल वाली हार याद रहती है, मिलिट्री एकेडमीज वाली हार याद रहती है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वाली हार याद रहती है, राजनीति के अंदर जब मैं कोई गलत चीज करता हूं तो वो हार याद रहती है। ये हार है जो आपको आपके गले में असली हार डलवाता है। सर स्पोर्ट्स, आर्मी हो, देश को संभालना हो, देश के लिए मेहनत करना हो,
एक और साइड होता है जहां पे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है और कभी कभार छोटी मोटी क्रिटिसिज्म्स आ जाती है, कहीं पे भी, स्पोर्ट्समैन के लिए भी होती है, एक्टर के लिए भी होता है। वो जब क्रिटिसिज्म आता है उसको आप कैसे हैंडल करते हो? क्या उसको परखते हो, सुनते हो, एनालाइज करते हो, क्या करते हो उस सिचुएशन में? देखो देखो, सच बोलूं तो क्रिटिसिज्म कड़वा होता है, हाँ, तो दुख तो होता है सुनकर, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो क्रिटिक वो मैंने अपने नजदीक ही रखी हुई, अपनी पत्नी। मैडम जी को सलाम। वो यहाँ नहीं है, बट शी माइट बी लिसनिंग। सो बहुत जरूरी है क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म से क्या होता है, एक कोर्स करेक्शन होता है। क्रिटिसिज्म से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है। सो एक बात मैं आपको बताता हूँ, याद आई मेरे को ये बात। मैं जब कॉम्पिटिशन्स करके वापस आता था तो कोई ना कोई बहाने हम ढूंढ लेते थे कि मीडिया वाले पूछते थे कैसे हारे, तो हवा बहुत तेज चल रही थी वहां पर। तो कि वो टारगेट हवा में ऐसे ऐसे हो रहे थे। अच्छा, इस बार किस लिए हारे? भाई इस बार कंपटीशन समुद्र के नजदीक कर दिया, यहाँ हमारी ट्रेनिंग समुद्र के पास नहीं होती, वहां हवाएं बिल्कुल अलग। फिर देना ही रियलाइज कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये ऐसे तो मैं हारता ही रहूंगा जीवन के अंदर और कभी असलियत का सामना ही नहीं करूंगा। तो एक बार मैंने हिम्मत करके, एक मीडिया वाले ने मेरे से पूछा कैसे हारे, तो मैंने कहा मैं कमजोर था इसलिए हारा। और मैं बताऊं, उसकी वजह से एक बड़ी अंदर एक ताकत सी बनी, और उसने शायद छापा भी होगा कि परफॉर्मेंस, वी वर वीक देयर, वी डिड नॉट परफॉर्म। लेकिन उससे उससे ये हुआ कि यार कोई और कारण नहीं है, जीवन के अंदर जो कुछ भी है उसका मेन कारण आप ही हो। और मतलब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने जीवन में चाय बेची हो, वहां से प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर अपने साधारण जीवन से उठते उठते, और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनना, 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद में आज ऐसा प्रधानमंत्री जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, जिसके पास हर समस्या का समाधान रहता है, जो पूरी तरह कमिटेड है। आई मीन ही इज अ ग्रेट एग्जांपल। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके घर के आसपास कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा, कोई टीचर अच्छा मिल जाएगा ऐसा जो मुश्किल परिस्थितियों के होने के बावजूद भी जीवन में आगे चल रहा है। कोई ड्राइवर आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर इतना लोन होगा लेकिन उसके बाद भी वो 60 साल की उम्र में भी ड्राइविंग कर रहा होगा। ये जो हीरो है ना, ये छोटे 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 जो मिलते हैं, ये है असली हीरो। ये उदाहरण बनते हैं। सर मुझे बताइए, अभी आपने उदाहरण के बारे में बात की, आपने इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया, इवन अ ड्राइवर जिसके पास कर्ज है, वो कर्ज में डूबा हुआ है, तब भी वो आता है, गाड़ी चलाता है मुस्कुराहट के साथ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है और क्यों? नहीं, वाकई में इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ है। सिर्फ आंख होनी चाहिए, नजरिया होना चाहिए उस जिसको देखने का, उसको देखकर उसको वो वाली जो एक स्पेशल क्वालिटी है उस क्वालिटी को अपनाने का हिम्मत चाहिए। ये कहने की यार ये जो प्यून है ना, इस प्यून के अंदर ये देखो यार कितनी डांट मार लो उसके बाद ये मुस्कुरा के अंदर आता है और मुस्कुरा के चाय पिलाता है। यार कमाल है। मतलब इसको ऐसा तो कुछ नहीं है कि घर के अंदर बहुत पैसा ही पैसा है, वहां भी दिक्कत होगी, 4 बसें बदल कर यहाँ पर पहुंचता है लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराता रहता है। क्या मतलब एक एक छोटी छोटी क्वालिटी जो होती है, मुझे तो वो अच्छी लगती है। मुझे बहुत पहले से, जब मैं क्लास 11 में था तो मैं रिचर्ड हेडली जो बॉलर था उसका मैं, हाँ, उसका मैं बहुत बड़ा फैन होता था। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? रिचर्ड हैडली वाज न्यूजीलैंड। रिचर्ड हेडली, हाँ, और न्यूजीलैंड, हाँ। डेनिस लिली यूज्ड टू बी देयर, ऑस्ट्रेलिया का। तो मैं, हाँ, पहले मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, तो ये सब होते थे। फिर धीरे धीरे और भी खिलाड़ी हुए, फिर धीरे धीरे ये जो डेली हीरोज हैं, डेली हीरोज वो होने लगे। मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरा सबसे पहला कश्मीर में आतंकवादियों के साथ एक जो मेरी मुठभेड़ हुई सबसे पहली जिंदगी की, उसके अंदर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कि हमने उनको घेर लिया और मैं शूट कर रहा था उनकी तरफ। तो मेरे पीछे ऐसे एक हाथ ऐसे आया, मैं सुबह के 11 बज रहे थे, मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे जो जेसीओ साहब थे वो मेरे फादर के साथ, जब मेरे फादर फौज में थे तो वो तब भी थे, और जब मैं फौज में गया तो वो मेरे से उम्र में बड़े थे लेकिन रैंक में छोटे थे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे टैप करा, तो मैंने पीछे मुड़ा तो बोला, उन्होंने कहा साहब
आप कमांडर हो, आपका काम है इन सब बंदूकों की गोली सही दिशा में जाए वो करना। आपका काम खुद शूट करना नहीं है, आपको कंट्रोल करना। मतलब क्या छोटे छोटे लेसन इन लाइफ। हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट sort of encounter with terrorists, and but great lessons in life. So छोटे छोटे heroes हैं चारों तरफ, and undoubtedly I think the biggest hero, if at all there is anyone, is undoubtedly Prime Minister Modi. He's inspirational, absolutely. He's phenomenal, absolutely. And I'm not saying because I'm from BJP. I'm saying irrespective. I haven't seen a man so committed. मतलब मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना committed हो, जो 24 घंटे अगर जीता हो तो हिंदुस्तान के लिए जीता हो। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन हो, भले ही वो सोल्यूशन मुश्किल हो, आसान हो, लेकिन हो तो सही सोल्यूशन। मतलब सो दे आर ग्रेट पीपल इन दिस कंट्री। इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त लोग हैं, नजरिया चाहिए देखने का। सर, जब आप घर से बाहर निकलते हो, क्या राठौर साहब द स्पोर्ट्स पर्सन बाहर निकलता है, आर्मी पर्सनल वो निकलते हैं, या फिर एक पॉलिटिशियन या एमपी बाहर निकलते हैं? जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपको मालूम है कि सेकंड टू सेकंड चुनौतियां हैं, राइट? कौन निकलता है बाहर? देखो, ऐसा है कि घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, मैं अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र नहीं बदलता। मेरा चरित्र तो जो है वही है? और जब कोई 17 साल की उम्र से सेना में चला जाए, मैं 11वीं पास करके, मेरे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई थी कि अब 12वीं का बोर्ड का एग्जाम नहीं देना, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन हो गया था। तो जब 17 साल की उम्र से भारत की सेना में चला जाए और उसके बाद पूरी जिंदगी एक तरह से सेना में लगा दे, तो उसका चरित्र फौजी का हो सकता है। मतलब जो करना है, जो तय कर लिया वो करना है, और देश सबसे पहले। बड़े सीधे सीधे सिद्धांत रहते हैं भैया हमारे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल माइंड है कि सबसे पहले देश, उसके बाद में बाकी सब कुछ। तो फंडाज आर वेरी क्लियर, और एक बार जो तय है कि ये करना है, उसके बाद करना ही है उसको। सर मुझे बताइए, अभी मेरे जो मित्रगण हैं, बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं, अरे यार मैं फिटनेस कम हो गया है लॉकडाउन के चक्कर में, मैं घर में बैठा हूं, मेरे पेट बाहर आ रही है, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। आपको मैं अभी देख रहा हूं, फिटनेस कूट कूट के भरा हुआ है डिस्पाइट लॉकडाउन। हालांकि आप भारत के सदस्यों के लिए सेवा कर रहे हैं लगातार, वो भी मैं मानता हूं। ये ऐसे जो लोग घर में बैठे हो, जो कह रहे अरे फिट इंडिया, हम कैसे फिट रहें घर में बैठकर, उनको क्या कहना चाहिए आप? देखो, ये एक बहुत अच्छा समय है। पहले क्या होता था कि हम हमेशा ये कहते थे कि यार समय नहीं है, काम में इतने बिजी हैं, इतने सारे काम दे रखे हैं मेरे बॉस ने मेरे को, या मेरे को ये टारगेट अचीव करने हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। या मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, उसको मैं कैसे मना कर दूं कि वहां मैं नहीं जा रहे वाला। तो किसी ने एक बहुत अच्छा एक व्हाट्सएप भेजा मेरे को, जिसमें लिखा था कि इन 21 दिनों के अंदर, 21 दिनों का जो लॉकडाउन है, इन 21 दिनों के अंदर अगर आपने कोई नई चीज नहीं सीखी, इसका मतलब यह है कि समय की तो कोई कमी नहीं थी, अनुशासन की कमी थी। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो अगर आपने इच्छा बना ली है, और अब जब आपके पास समय है और इच्छा शक्ति है, तो घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तो वो 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन करके एक फिल्म आई थी। तो हाँ, उसमें वो बाल्टी से ना ऐसे करके यूं उठा के पानी, तो पूरी भरी हुई बाल्टी तो उठती नहीं थी हमसे, तो उसमें थोड़ा पानी कम कर लेते थे चीटिंग करके, और फिर ऐसे उठाकर और वो सब, और उसको डंबल की तरह एक्सरसाइज करते थे। मैं जब कंपटीशन करता था, कई बाहर देशों में जाते थे, तो जिम नहीं मिलता था, तो पानी की जो बिस्लेरी बॉटल्स हैं उसी से उठाकर 100 बार ऐसे कर लिया, या पुशअप्स कर लिए, या कुछ कर लिए। सो इम्प्रोवाइजेशन कैन वर्क। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, पधारो हमारे जोधपुर, सुदान, राहुल, ये सारे के सारे जितने भी हैं, बहुत सारे लोग, सब, नितिन लोहार हमारे को हेलो बोल रहा है, हार्दिक, थैंक यू हार्दिक, राम यादव, ये सारे के सारे हैं। ये सब वर्जिश कर रहे हो या नहीं कर रहे तुम सारे के सारे? सिद्धार्थ इज आस्किंग, भाई वर्जिश वगैरह हो रही है नहीं? माही, कपिल। अच्छा सुनिए सर, ये देखिए, विहान रघुवंशी कहते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स टू यू सर, वी आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ 200 मीटर ट्रैक इन आवर ग्राम सभा चोलापुर वाराणसी,
in which all the children are going to run in the morning and evening. फिर सर मैं थोड़े और मैसेजेस पढ़ता हूँ. सुमित वर्मा कहते हैं सर मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ सर. और वेरी नाइस, वेल डन. हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जैसे एच शंकर, गणेश कुमार, सौरभ चौधरी, दीपक शर्मा, प्रमोद धामू, सब लोग मैसेज कर रहे हैं. बाबू सिंह पनवर कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई. और साथ में राज गुजर कह रहे हैं सर नमस्कार. निशा साहब कह रहे हैं सर कुछ मस्ती करवाओ राठौर सर से. अरे अच्छा, मिश्रा जी बदमाशी कर रहे हैं मेरे साथ. यू शुड कंडक्ट अ फिजिकल मीटिंग वंस इन अ मंथ. हाँ, ये प्रीतम कह रहे हैं एक फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए. आदित्य कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ. देखो सोना तो चलता रहता है यार, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए. किसी ने मेरे को एक कैलकुलेशन करके बताया कि अगर हम 7-8 घंटे सोएंगे तो जीवन के 1/3 हिस्से में तो सोते ही रह जाएंगे. तो इतने सोने की जरूरत नहीं है और इतनी नींद भी कोई जरूरत नहीं है. 6 घंटे 5 घंटे बहुत होती है. प्रधानमंत्री जी को देखो यार, वो तो मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे सोते हैं, उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी उनके अंदर रहती है. सर सोने से एक सवाल है मेरा, क्या कहना है, क्योंकि आप लोग इतनी चीजें संभालते हो, देश हो, समाज सेवा हो, तो आप जब सोने जाते हो तो आपके दिमाग में ये सब नहीं रहता अरे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इतना प्रेशर होता होगा, तो सुकून की नींद आती है कि सोने से पहले ये सब विचार आते रहते हैं? सर होता तो है, टेंशन तो होती है, कभी कभी होती है. दिमाग में चल रहा होता है कि यार कुछ भूल तो नहीं रहा. काफी सारी चीजें, मतलब जैसे 10-12 चीजें आपके टारगेट्स हो जाती थी, तो कुछ ध्यान से निकल तो नहीं रहा. टेंशन रहती है कई बार. लेकिन ज्यादातर शायद बचपन से मेरी आदत रही है कि जैसे ही तकिए को सर छूता है एकदम से नींद आ जाती है. सो दिल साफ रहता है, काम करने के तरीका बिल्कुल साफ है, तो तुरंत नींद आ जाती है. दैट इज अ गुड पार्ट. सर मुझे बताइए, जब पूरी दुनिया काबिले तारीफ और अपलॉड कर रही है भारत को कि जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, हम लोग ने बखूबी इसको हैंडल किया है, अच्छी तरीके से हैंडल किया है, और हमारे जितने देखने वाले हैं वो सब सपोर्ट कर रहे हैं घर में बैठकर, घर बैठो इंडिया. पर जब भी एक एक केसेस के बारे में हम लोग सुनते हैं, बहुत से लोग थोड़े सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. अरे एक और केस के बारे में सुना, ये केस के बारे में सुना. जब मोरल थोड़ा डाउन होता है, उस वक्त आदमी अपने आप को कैसे संभाले? देखो, सबसे पहले तो ये है कि चाइना में जब ये वायरस शुरू हुआ तो तकरीबन 1 या 1.5 महीने का समय था जब पूरी दुनिया को नहीं पता चला कि वहाँ पे ये वायरस फैल रहा है. उसकी वजह से काफी लोग वहां से बाहर ट्रैवल करके आ गए. लेकिन जिस दिन WHO को पता चला, उसी के अगले दिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई और हमने उस दिन से भारत ने पूरे कदम उठाने शुरू कर दिए. बॉर्डर्स को सील करना शुरू कर दिया. जो भारतीय ऐसे देशों में थे जहां ये वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा था, वहां से उनको वापस लेकर आ गए. क्वारंटाइनिंग, आइसोलेशन शुरू हो गया. और उसी कारण से, जैसे मैं शुरू में कह रहा था ना कि भारत को ये कहते थे कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, आज वही भारत एक जबरदस्त उदाहरण बन गया है पूरी दुनिया के लिए. ऐसी शानदार हमारी लीडरशिप और ऐसे शानदार हमारे नागरिक. सो ये हमारी काबिलियत है, हमारी ताकत है कि जब जरूरत पड़ती है तो पूरा भारत एक हो जाता है. तो आज इस वायरस से हम लड़ना शुरू कर रहे हैं और बहुत शानदार लड़ाई हो रही है. अब जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का मैं सिद्धार्थ आपको समझाता हूँ, सीधा सरल. हाँ, सीधा सरल. क्या कि ऐसा मानो कि वायरस आज दिख नहीं रहा, अदृश्य है, पता नहीं किसको हो रखा है, किसको नहीं, किस कमरे में है, कहीं कहां नहीं. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इसको मैं 21 दिन के अंदर ऐसा कर दूंगा ये दिखने लग जाएगा, तो लॉकडाउन कर दो. जो मोहल्ला, जो घर जहां पे लोग स्वस्थ हैं वहां वायरस नहीं है 21 दिन बाद, और जहां पर अस्वस्थ हैं या सिम्टम्स हैं वहां वायरस को हमने बंद कर दिया कमरे के अंदर. बाहर तो मर गया 21 दिन के अंदर और कमरे में बंद हो गया. तो कमरे में बंद करके उसको सॉर्ट आउट करना आसान है या नहीं है? ऑफ कोर्स. तो ये सिद्धांत है इस 21 दिन के लॉकडाउन का. अब जरूरत, उसके बाद कुछ तबलीगी जमात टाइप के लोग आ जाते हैं जो पता नहीं मूर्खता की वजह से कर रहे हैं या किस कारण से कर रहे हैं, वो अलग इन्वेस्टिगेशन का मैटर है. लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी फैला रहे हैं,
तो वो उनको रोकना बहुत जरूरी है। तो लॉकडाउन को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आज मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे कंपाउंडर्स हैं, उनको एक बहुत शानदार सलूट, एक दिल से उनको सलाम, जो अपने आप को ये एक्सपोज कर रहे हैं। पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं वहां पर, और सिर्फ एक कारण से कि किसी ना किसी तरह भारत के अंदर जो मृत्यु की जो रेट है, जो दर है, उसको नीचे रखा जा सके। तो हम सब मिलके हरा सकते हैं इसको। और वायरस अब इस दुनिया में आ गया है, और इस दुनिया में आने के बाद वर्जिश जो करता रहेगा, जो अपने आप को स्वस्थ रखेगा, जिसके डायबिटीज नहीं होगी, जिसके हाइपरटेंशन नहीं होगी, वो उस वायरस का मुकाबला आसानी से कर सकेगा। तो हम वापस आ गए फिट इंडिया मूवमेंट, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने आप को फिट रखो और मस्त रहो। सर, अभी एक और प्रश्न जो आता है, जो लोग आपस में कहते हैं, अरे यार ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, एक्सटेंड हो रहा है। मैं जानता हूं तहे दिल से इसके पीछे बहुत जबरदस्त कारण है, पर आप ये क्वेश्चन जब आते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि थोड़े लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कभी कभार उनको लगता है यार हम लोग तो सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग बने हुए हैं लोगों से मिलना जुलना, ये हम लोग ने रोक दिया है, कब तक? ये पता है, लोगों का इंटेलिजेंस लेवल और एक क्रिएटिविटी इतनी जबरदस्त होती है, व्हाट्सएप पे सारा दिखाई देता है। मतलब मैं कई बार देखता हूँ कैसे शानदार शानदार ये आइडियाज लेकर आते हैं। एक व्हाट्सएप आया जिसमें लिखा हुआ था कि ये पहली बार है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेटे हुए आराम से बिस्तर के ऊपर और बात कर रहे हैं, यार ये पहली बार हुआ है कि दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ लेटने की जरूरत है। तो इसमें कुछ गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि अभी तक हीरो बनना पड़ता था दुनिया को बचाने के लिए, तो पता नहीं कहाँ अंतरिक्ष तक जाना पड़ता था, लेकिन आज सिर्फ कमरे में रहना है, तो इसमें कुछ गड़बड़ मत करना। तो ये वाली आज जो परिस्थिति है वो ये है कि हमें सिर्फ इस देश और इस दुनिया को बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो हमारे लीडर्स ने बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और कुछ क्रिएटिविटी अगर हम कुछ करते रहें, घर के अंदर बैठ के दोस्तों से बात करना, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखना, नॉलेज बढ़ाना, कुछ किताब पढ़ना, या कोई नई स्किल सीखना, डांस करना, कोई अपनी बॉडी में रिदम ही लेकर आ जाओ, या म्यूजिक हुआ, ये बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। मतलब 24 घंटे में से 3-4 घंटे अगर आप अपने आप को दे सकते हो, तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। सर थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग। विक्रांत जी नमस्कार, जागीरदार राज, लीन एथलीट, क्या बात है, नामी कुंभ प्रजापत, राठौर कृष्णपाल, कपिल परी के 848, PM2 33828 कह रहे सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एनडीए के लिए, और जलेंद्र जी, अभिनव छारी, क्या बात है अभिनव, कैसे हो आप? विक्रम सुतर से सर आई नीड 8 hours of sleep, you're saying 5 hours। यहाँ पे विजुअल विक है, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका पहला इंटरनेशनल मेडल कैसा रहा और आपका क्या उस समय मेंटल फ्रेम था। उसकी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी। लक्ष्य चौहान है, अजू पटेल, शिवम हाउ आर यू, नमस्कार कर रहे हैं शिवम, दीपक, योगेश, सल्यूट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSE, ये है राजपूत समथिंग, समीर, जीतराम, सबको नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। और सिद्धार्थ, नाइस टॉकिंग टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड सर एक और सवाल है मेरा, so ये टाइम जो है जहाँ पे सब अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं, एक स्किल जो आपने खुद डेवलप किया वो क्या है? मैंने तो सारी स्किल अपने आप ही डेवलप करी। उस समय हमारे कोच तो होता नहीं था, कोई कोच नहीं था। जो सीखा वो किताब से पढ़कर सीखा, या इंटरनेट पे देखकर सीखा, या दूसरे देशों के जो शूटर्स थे उनको देखते हुए सीखा। मुझे याद है एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रिचर्ड फॉल्ट्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 2000, ओलंपिक्स 2000, तो उनके मैंने सारे इंटरव्यूज पढ़े, और इंटरव्यूज पढ़ के मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो कुछ तरीका बताया होगा किस तरह से। मैंने वैसे ही तैयारी करी जैसे उन्हें अपने इंटरव्यूज में कहा था, और जब मैंने उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में हराया तो मुझे बधाई देने के लिए आए, तो मैंने कहा थैंक यू रिचर्ड। तो उसने बोला थैंक यू किस लिए? मैंने कहा कि बिकॉज आपके इंटरव्यूज पढ़ के ही मैंने आपको हराया। सो स्किल सारी अपने आप ही डेवलप करनी होती है। कोच या आपका जो गुरु है या टीचर है, वो तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, बाकी चलना तो खुद ही को पड़ेगा। तो ये तो डेवलप चलने से याद आया, जो बच्चे होते हैं घर में, राइट, छोटे छोटे बच्चे होते हैं
जो रेस्टलेस फील करते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, पेरेंट्स ऐसे सिचुएशन को कैसे कोप करें सर? कोई बच्चा भाग रहा है वहां पे, यहाँ भाग रहा है, बच्चे को समझाना कि लॉकडाउन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो रेस्टलेसनेस बच्चे का कैसे संभाले सर? उनका तो पसीना निकालना पड़ेगा। उनकी एनर्जी लेवल कम करनी पड़ेगी। उनको कोई ना कोई एक्टिविटी। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, वीरेंद्र रस्किना हमारे हॉकी के इंडिया कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने घर के अंदर अपने ऑब्स्टिकल्स बनाए और जिस तरह की ट्रेनिंग उनकी होती होगी, अब उन्होंने अपनी बेटी को इसी तरह से ट्रेनिंग कराए। घर के अंदर है वो पूरा का पूरा, सोफे के ऊपर कूदना, सोफे से नीचे कूदना। नॉर्मली पेरेंट्स मना करते हैं ना कि सिर्फ सोफे के ऊपर मत कूदो, यहाँ तो मेहमान बैठेंगे, कूदने दो ना उनको। तो सोफे के ऊपर नीचे, बिस्तर के ऊपर नीचे, ऐसे चारों तरफ उन्होंने ऑब्स्टिकल बनाया हुआ था। तो इस तरह से हर रोज एक सेशन होना चाहिए बच्चों का। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि 9 बजे तक सो जाएंगे वो। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ सर, पक्का। जरूर करिए। मेरा नाम मेरा नाम मत लेना बस। सर एक और चीज, जो सीनियर सिटीजन्स है, माता पिता है घर में, ऑब्वियसली वो भी ये कहानियां सुनकर कोविड केसेस का, स्पेशली वो लोग सीनियर सिटीजन से थोड़ा ज्यादा ससेप्टेबल होगा, उनको कैसे काम रखें सर? सो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये समय काफ़ी डाइसी है और हमें हर तरह से इंश्योर करना चाहिए कि उनके कमरे में जहाँ पे भी वो हैं, कोई बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो ये वायरस लेकर आ सकता हो, या कोई भी घर का व्यक्ति जो बाहर जाता हो, वो जब वापस घर में आए तो अपने कपड़े उबलते हुए पानी के अंदर और सीधे साबुन से पूरा नहाए, उसके बाद ही वो घर के अंदर आए। सो इस तरह के प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी हम स्थिति में ही ना जाएं जहां हमें उस बीमारी का काउंटर करना पड़े। प्रिवेंशन में ही रहें, हम प्रिवेंटिव मेजर्स में रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लस ये एक ऐसा समय भी है जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खूब बात करने का समय भी है। जो बिजी जिंदगी थी, वो बिजी जिंदगी अभी वापस थोड़ी धीमी हो गई है, तो खूब अच्छा समय बिता सकते हैं। पुराने एल्बम्स, फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। हमारी सबकी आदत होती है, फोटो तो खींचते हैं लेकिन फोटो देखने का समय नहीं मिलता। तो ये समय है कि पुरानी फोटोज देखने का। जो 1 साल पुरानी फोटोज होती है ना, उनको देखने में मजा आता है। वही मेरी मामी जो बेंगलुरु में है, वो मुझे अपने पुराने फोटोग्राफ्स बचपन से भेज रही है, एंड आई एम लविंग इट। सर अभी ये मुझे बताइए कि लोग अभी कह रहे हैं आगे क्या होगा, एक नई दुनिया बनने वाली है। दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहा है। हाँ? ये अर्थक्वेक सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं, पूरी दीवार सब हिल रही थी। अब देखते हैं। हाँ सर ये आपकी सॉरी, है सर। अरे हाँ, नहीं, सर। तो कुछ जी, यू वर सेइंग समथिंग। सॉरी। हाँ, जैसे अब लोग बात कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद एक नया टुमारो बनेगा, न्यू टुमारो बनेगा, एक नई दुनिया बनेगी। लोग अपने हिसाब से एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं कि इस दुनिया में ये होगा, वो होगा। ये न्यू टुमारो वाकई में होगा? हाउ आर थिंग्स गोइंग टू चेंज? सिद्धार्थ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। देखो, ऐसी परिस्थिति दुनिया में आज तक कभी पहले नहीं हुई। इसको एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध है, और हर विश्व युद्ध के बाद दुनिया थोड़ी सी बदली है, और इसके बाद में किस तरह का बदलाव आएगा ये तो हम अभी सिर्फ आकलन ही कर सकते हैं, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। ये तो समय ही बताएगा कि किस तरह से बदलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बदलाव आएगा, इस बदलाव के अंदर ये राहुल, मोहन, ये जो सारे हमारे दोस्त जो है, केशव, पुरोहित, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये उसकी नींव रखेंगे इस बदलते भारत की। और कुछ चीजें जो मैं देख सकता हूं वो ये है कि सेल्फ देश के अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी। दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता रहती है वो हर देश कम करने की कोशिश करेगा, कम से कम भारत तो करेगा। जो देश सुपर पावर बनना चाहता है उसको, या कोई रीजनल पावर है, उसको सेल्फ रिलायंस की बहुत जरूरत है। दूसरा, इनोवेशंस, भारत के अंदर ही इनोवेशंस हो, भारत में ही रिसर्च हो, भारत की कंपनीज को मौका मिले। और जो ये बहुत बड़े रूप में जो माइग्रेशन हुआ, ये माइग्रेशन
अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक काम शुरू कर दिया कि 2022 तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास खुद का घर नहीं होगा। आपको याद है प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब पहले से ही सोच रखा था कि ऐसा समय आ सकता है जब लॉकडाउन हो या छत की जरूरत हो तो हर व्यक्ति के पास छत होनी चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति होती तो ये माइग्रेशन नहीं होती। तो हमें हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के ऊपर जोर देना पड़ेगा। ये बड़ी कंपनियां तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, और एक सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जो रेडी वाले हैं, छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वो चाहे पक्का मकान से हो, बैंक का खाते से हो, उनको ये काम शुरू हो चुका है। और इतना मुझे भरोसा है कि एक मजबूत लीडरशिप चाहिए इस देश को एक नए युग की तरफ ले जाने के लिए, और आज वो लीडरशिप है। क्या बात है सर। लास्ट राउंड, डंके की चोट सवाल, आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? सिद्धार्थ, बाय द वे अर्थक्वेक आ गया दिल्ली के अंदर। ट्रेमर्स फेल्ट इन पार्ट ऑफ दिल्ली। ओ माय गॉड यार, भूकंप आया था। वो तो वाकई में भूकंप था जब आप बात कर रहे थे मेरे साथ। जी जी। सो फटाफट डंके की चोट क्विज, आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, फेवरेट तो मेरा हो एक का नाम मैं कैसे लूं, फिर सभा की सब मेरे से नाराज हो जाएंगे। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलो, और नेक्स्ट पास। अरे सर, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अब एक एक, अब बाकियों का क्या होगा फिर? मैं इतने डिटेल में सबको जानता हूं, मैं एक को कैसे छोड़ दूं? ओके, पीवी सिंधु, विराट कोहली, और बाईचुंग भूटिया। ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस के लिए एक दो नाम ले लो सर। एक्टर एक्ट्रेस में कोई गलत नाम ले लोगे, आप मेरे ऊपर हंसोगे कि वो एक्टर ही नहीं है या कोई एक्ट्रेस ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं सर, आपको कोई नहीं हंसेगा, आप अच्छे काम कर रहे हो। गुड, रणवीर इज वेरी गुड। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो बहुत अच्छा एक्टर है। इरफान खान अच्छा एक्टर है। आपका फेवरेट गाना? घबराइए मत, गवाऊंगा नहीं। फेवरेट गाना क्या है? जब आप गाड़ी में बैठते हो, अपने आप सुकून से चल रहे हो, वो गाना जो आप हम करते हो, आपको गाने की जरूरत नहीं, पर बता दो। नहीं, मेरे को सुनने में अच्छा लगता है ये जो एक मिट्टी करके आया ना, तेरी मिट्टी, केसरी फिल्म का, वो गाना बहुत अच्छा है। फिर लक्ष्य के गाने मेरे को अच्छे लगते हैं, कंधे से, मेरे को वर्डिंग्स वगैरह याद नहीं रहते। लेकिन आपका फेवरेट किताब? कोई एक किताब नहीं है फेवरेट, बहुत सारी बुक्स में मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी लेटेस्ट में पढ़ रहा हूँ द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स। सो किस तरह से पॉलिटिक्स चेंज होगी आने वाले समय में। बट बहुत सारी किताबें हैं, और मेरे को एस्पियोनाज की जो किताबें हैं, वो देखो, थोड़ा सा मिलिट्री बैकग्राउंड की किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फेवरेट खाना? गलत आदमी से ये सब सवाल पूछ रहे हो सर। कुछ तो खाते होंगे, हेल्दी तो खाते होंगे। मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रोटीन कितने, कार्बोहाइड्रेट कितने, और खाने का नाम क्या है, उससे मेरे को क्या काम। ओह गॉड, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। We are proud of the great work you're doing. I look up to you. India looks up to you. God bless you, sir. जय हिंद। जय हिंद, एंड थैंक यू सो मच। और सभी जो अपने सारे साथी मिले, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे स्ट्रांग एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बाय सर। बाय।